उद्धव ठाकरे का कोई भी दांव काम नहीं आ रहा है, चाहे वो भावुक अपील हो या फिर सरकारी बंगला खाली करने का खेल। इससे शिवसेना के बागी गुट को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ना तो दूर, इस दौरान 5 और विधायक खिसक कर गुवाहाटी पहुंच गए। इसके बाद एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के कुल 41 विधायकों का समर्थन है और माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अगले कुछ घंटों में उद्धव ठाकरे सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान करेंगे और इस बाबत राज्यपाल को लिखेंगे। मतलब कि उद्धव ठाकरे की कहानी का द एंड हो गया और अब उनका नाम किसी भी वक्त पूर्व मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। बुधवार रात को करीब 8 बजे 4 विधायक गुवाहाटी होटल पहुंचे। इसी होटल में एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ रुके हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि चारों विधायक महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे। गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना के विधायकों में गुलाब राव पाटिल और योगेश कदम शामिल हैं। बाकी 2 विधायक मंजुला गावित और चंद्रकांत पाटिल निर्दलीय हैं। कुर्ला के विधायक मुंगेश कुदालकर और दादर के विधायक सदा सरवानकर के गुवाहाटी जाने की खबरें हैं। आज जो विधायक सुबह गुवाहाटी पहुंचे हैं उसमें ये दोनों भी शामिल हैं या नहीं, यह अभी साफ नहीं हुआ है। इसी बीच कल शिंदे गुट ने 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को भेजी है। चिट्ठी में कहा गया है कि एकनाथ शिंदे ही शिवसेना विधायक दल के नेता हैं। भरत गोगावले को नया चीफ व्हिप चुन लिया गया है। शिवसेना ने शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया था। बुधवार को दिन भर चली मीटिंग्स के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने देर शाम चौंकाने वाला फैसला लिया था। वो मुख्यमंत्री आवास छोड़कर मातोश्री पहुंच गए। इतना ही नहीं, उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि बाकी सामने आकर उनसे बात करें। महाराष्ट्र की जनता से फेसबुक संवाद में कल उद्धव ठाकरे ने कहा, इस्तीफा तैयार है, चाहे सीएम पद से ले लो चाहे पार्टी प्रमुख पद से, लेकिन जो कुछ कहना है सामने आकर कहो। ऐसा करके ठाकरे ने गेंद शिंदे गुट के पाले में डाल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की विकास अघाड़ी सरकार इस वक्त सियासी आईसीयू में है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री आवास वर्षा खाली कर दिया और मुख्यमंत्री आवास छोड़कर उद्धव ठाकरे मातोश्री शिफ्ट हो गए। वहीं शिवसेना में उठे तूफान में उद्धव ठाकरे की सरकार के फंस जाने के बावजूद कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से कुछ भी साफ तौर पर कहा नहीं जा रहा और सरकार के साझेदार इस पूरे मामले को शिवसेना का आंतरिक संकट बता रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे को तत्काल इस्तीफा देने की सलाह दे डाली। प्रमोद कृष्णन की इस सलाह के बाद जयराम रमेश प्रमोद कृष्णन से उलझ गए। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सत्ता को ठोकर पे मारने वाले स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की विरासत का सम्मान करते हुए उद्धव ठाकरे को मराठा गौरव की रक्षा करने हेतु नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन के ट्वीट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ना ही यह कांग्रेस पार्टी के विचार हैं और ना ही आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के इस ट्वीट पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दोबारा ट्वीट किया और लिखा कि अधिकृत तो टेम्पररी होता है, प्रभु मैं तो परमानेंट हूं, फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो जय राम जी की। वहीं इस कमेंट पर सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शन आ रहे हैं। कमलनाथ को राज्य में राजनीतिक उथल पुथल के मद्देनजर महाराष्ट्र में कांग्रेस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। कांग्रेस पर्यवेक्षक कमलनाथ मुंबई पहुंचे। उन्होंने वहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। कमलनाथ ने कहा कि उनकी पार्टी एकजुट है और इसके विधायक बिकाऊ नहीं। कांग्रेस की विधानसभा में 44 सदस्य हैं और पार्टी राज्य में शिवसेना और राकापा के साथ सरकार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधायकों के बाद सांसदों ने भी उद्धव ठाकरे के एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन का विरोध शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के साथ 2/3 से अधिक विधायकों का समर्थन है, वहीं दूसरी तरफ अब पार्टी के लगभग 7 सांसद भी एकनाथ शिंदे गुट के साथ हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि सांसदों की यह संख्या बढ़ भी सकती है। खबरों के अनुसार वासिम की सांसद भावना गावित, पालघर सांसद राजेंद्र गावित, ठाणे सांसद राजन विचारे, कल्याण सांसद श्रीकांत शिंदे और रामटेक सांसद कृपालू तुमाने ने अपना समर्थन एकनाथ शिंदे को दे दिया है। सांसद राजन विचारे तो 3 दिन से गुवाहाटी में ही मौजूद हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह आंकड़ा 17 सांसदों तक जा सकता है।
गौरतलब है कि लोकसभा में शिवसेना के 19 और राज्यसभा में 5 सांसद हैं। वहीं शिवसेना सांसद भावना गवली तो बागी नेता एकनाथ शिंदे के सुर में सुर मिलाती नजर आ रही हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे के समर्थन में खत लिखकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बागी विधायकों की मांग पर विचार करने और इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने की अपील की है। उन्होंने अपने खत में लिखा कि हिंदुत्व के पक्ष में बागी विधायकों की मांग पर विचार करना चाहिए। वहीं शिवसेना द्वारा व्हिप जारी किए जाने के कुछ देर बाद ही गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया। 34 बागी विधायकों ने प्रस्ताव पास कर एकनाथ शिंदे को अपना नेता मान लिया है। इन विधायकों ने शिंदे को समर्थन देने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है और इसकी कॉपी राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा सचिव को भी भेज दी है। वहीं अब एकनाथ शिंदे के समर्थन में आने वाले विधायकों की संख्या लगभग 45 हो चुकी है। मतलब उद्धव के साथ बमुश्किल 10 विधायक बचे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने राज्य में मचे इस सियासी बवाल को लेकर मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया है और मातोश्री में शिफ्ट हो गए हैं। साथ ही फेसबुक लाइव करके राज्य की जनता और शिव सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर एक भी विधायक मेरे खिलाफ होगा तो मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर एक भी विधायक मेरे खिलाफ है तो यह मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। शिवसेना ने सभी विधायकों से बुधवार को होने वाली पार्टी की विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही यह भी चेतावनी दी गई थी कि अगर विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए तो उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं भावना गवली का कहना है कि बागी विधायक शिवसैनिक हैं, इसलिए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई ना की जाए। बता दें कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे 34 विधायकों के साथ गुजरात चले गए थे। महाराष्ट्र सरकार में शहरी विकास और लोक निर्माण मामलों के मंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त गुवाहाटी में हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास कुल 46 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। संजय राउत को एकनाथ शिंदे समेत बागियों के वापस लौटने की उम्मीद है। एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया है, जिस वजह से उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं पार्टी की ओर से जारी व्हिप के बावजूद गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी अपने खास सगल में खुद ही फंस चुकी है। उसके नेताओं का यह पसंदीदा काम है कि कभी भी किसी पर भी जो मन में आए वो आरोप बिना किसी सबूत के लगा दो और जब मामला बढ़े या कोर्ट तक पहुंचे तो रोते हुए माफ़ी मांग लो। लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब की बार शायद माफ़ी से काम ना चले। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकू भुइयां शर्मा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया है। गुवाहाटी कामरूप सिविल जज की अदालत में मानहानि का सिविल केस दर्ज कराते हुए 100 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की गई है। सिसोदिया ने कोविड महामारी के दौरान असम में पीपीई किट की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप शर्मा पर लगाया था। इस विवाद की शुरुआत वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल की एक रिपोर्ट से हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कथित तौर पर रिंकी भुयान शर्मा के मालिकाना हक वाली एक कंपनी को कोरोना से निपटने के लिए पीपीई किट और दूसरे कोविड से जुड़े सामानों की आपूर्ति का ऑर्डर मिला था। तब सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री और हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि शर्मा की पत्नी की कंपनी को बिना किसी अनुभव के ही 5000 पीपीई किट, मेडिकल उपकरण और अन्य सुरक्षा सामानों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया था। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सिसोदिया ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हालांकि रिंकी शर्मा ने तुरंत ही आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि उन्होंने मानवता के नाते बिना एक पैसा लिए पीपीई किट की मुफ्त आपूर्ति की थी। बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने आप नेता की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद कहा था कि वो लीगल एक्शन लेंगे। अपने स्पष्टीकरण में असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब पूरा देश 100 साल में सबसे खराब महामारी का सामना कर रहा था, असम के पास शायद ही कोई पीपीई किट थी। मेरी पत्नी ने आगे आने का साहस दिखाया और 1500 पीपीई किट सरकार को दान किए। उसने एक भी पैसे नहीं लिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए शर्मा ने कहा कि पीपीई किट सरकार को दान किए गए थे और उनकी पत्नी की कंपनी ने इसके लिए कोई बिल नहीं दिया। सिसोदिया ने जेसीबी इंडस्ट्रीज का बिल टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, या आपकी पत्नी को जेसीबी इंडस्ट्रीज के नाम से 900 रुपये प्रति किट के हिसाब से 5000 किट्स का ऑर्डर है। मुझे बताइए, क्या यह कागज झूठा है? क्या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपनी पत्नी को ऑर्डर देना भ्रष्टाचार नहीं है? वहीं मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकू भुइयां ने सिसोदिया के आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए लिखा था कि महामारी के पहले सप्ताह में असम के पास एक भी पीपीई किट नहीं था। इसका संज्ञान लेकर मैं एक कारोबारी परिचित के पास पहुंची और बहुत प्रयास से 1500 पीपीई किट्स भेजा।
बाद में मैंने एनएचएम को इसे मेरे सीएसआर के तहत समझने को कहा। मैंने इस आपूर्ति के लिए एक भी पैसे नहीं लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे सरकार के संकट के बीच सोशल मीडिया पर कंगना रनौत तेजी से ट्रेंड करने लगी हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार के गिरने का इंतजार जितनी बेसब्री से एकनाथ शिंदे से लेकर भाजपा को है, उतना ही कंगना रनौत और नवनीत राणा जैसे को भी है। वजह यह कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के घर को तोड़ने से लेकर पालघर में साधुओं की लिंचिंग, भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी की शिव सैनिकों द्वारा पिटाई और सांसद नवनीत राणा को जेल में डालने जैसे कई मामले हैं, जिसको लेकर बेहद तीखे सवाल उठे थे। लेकिन इन सब को उद्धव ठाकरे की सरकार ने सत्ता के चाबुक से साधा था। इन दिनों ट्विटर पर कंगना रनौत का पुराना वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो कहती हैं कि महिला का अपमान करने वाले का विनाश सुनिश्चित होता है। कंगना रनौत अपने उस वीडियो में कहती हुई दिखती हैं, हमारे इतिहास में झांक लीजिए, जिसने भी नारी का अपमान किया उसका पतन निश्चित हुआ है। वो आगे कहती हैं कि इतिहास साक्षी है, रावण ने सीता का और कौरव ने द्रौपदी का अपमान किया। मैं उन देवियों के पांव के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी एक महिला हूँ। मैं अपने सम्मान के लिए खड़ा होती हूँ। मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। मैं एक महिला होने के नाते सिर्फ अपने सम्मान की रक्षा करती हूँ, लेकिन मेरा अपमान किया गया। इसलिए मैंने जैसा कि वीडियो मैसेज में कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप एक महिला का अपमान करते हैं तो आपका विनाश कोई नहीं टाल सकता। एक यूजर ने नवनीत राणा और कंगना रनौत की तस्वीरों के साथ लिखा कि उद्धव सरकार को उसके किए की सजा मिल रही है। उन्होंने लिखा कि मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने मात्र से नवनीत राणा पर राजद्रोह का मुकदमा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलवाना, इन कर्मों का फल मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। संजय राउत ने अचानक सामने आकर यह ऐलान कर दिया कि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि शिंदे गुट अपने साथ बागियों को 24 घंटे के अंदर मुंबई वापस लेकर आएं। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि हिम्मत है तो मुंबई आइए। इन लोगों में मुंबई आने की हिम्मत ही नहीं है। मतलब साफ है कि एमवीए से अलग होने की बात निहायत सियासी दांव है, जिसमें एक बार फिर एकनाथ शिंदे को फंसाने की कोशिश की गई है। अब तक महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने का प्रयास न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि शरद पवार और कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी, लेकिन ऐसे में राउत ने अघाड़ी से बाहर निकलने के बारे में सोचने का बयान देकर हड़कंप मचा दिया है। संजय राउत ने मीडिया के सामने नितिन देशमुख और कैलाश पाटिल को पेश किया। इस दौरान राउत ने एकनाथ शिंदे गुट पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों की मुंबई आने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर आकर उन्हें जो कुछ कहना है वह कहना चाहिए। यहाँ पर आकर पत्र व्यवहार करना चाहिए, लेकिन यह सभी लोग गुवाहाटी में बैठकर बातें बना रहे हैं। हिम्मत है तो मुंबई वापस आइए, उद्धव जी के सामने अपनी बातें रखें। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी बात सुनी जाएगी। 24 घंटों के अंदर वापस आइए, हम एमवीए से बाहर निकलने पर विचार करेंगे। सूरत से लौटे विधायक नितिन देशमुख ने कहा कि वहां बहुत जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त था, मुझे जबरन सूरत लेकर जाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से कई बार महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश की गई। कैलाश पाटिल ने कहा कि मैं 1 किलोमीटर तक भागकर उनके चंगुल से बाहर निकला। दोनों विधायकों ने यह भी कहा कि कई एमएलए मजबूरी के चलते नहीं लौट पा रहे। उद्धव ठाकरे जल्द ही मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर लौटेंगे। गुवाहाटी से वापस लौटे विधायक कैलाश पाटिल ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने हमें घर पर बुलाया था, वहां हमसे कहा गया कि एक जगह पर चलना है, जिसके बाद महापौर बंगले पर ले जाया गया। हमें आगे जाना है, यह कहकर गाड़ी बदली गई। फिर ठाणे से वसई ले जाया गया। आगे बढ़ने पर महसूस हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है और हमें गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। फिर हम बीच रास्ते से पैदल और मोटरसाइकिल की मदद से बाहर आए और होटल में रुके। इसके बाद एक ट्रक वाले की मदद से मैं मुंबई के दहिसर टोल नाके पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मेरी मदद की और मैं किसी प्रकार मुंबई पहुंचा। हालांकि शिंदे गुट ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यह पता चला है कि पाटिल बिना किसी दिक्कत के शिंदे की टीम के साथ यात्रा कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की पोल खुलनी शुरू हुई तो पंजाब के मंत्री विजय सिंगला से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तक
एक से एक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नगीने सामने आने लगे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही आम आदमी पार्टी सरकार की भ्रष्टाचार में लिप्त एक नई कारस्तानी सामने आई है। यहां केजरीवाल सरकार ने 458 बेड के एक ऐसे अस्पताल का दावा कर दिया जो सिर्फ कागजों पर और असलियत में उसकी कहीं एक ईंट तक नहीं है। अब भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर इस अस्पताल के निर्माण में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिस अस्पताल के बारे में आप ढिंढोरा पीट रहे थे उसका अभी तक निर्माण ही शुरू नहीं हुआ है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी दिल्ली में कोविड काल में बने अस्थायी अस्पतालों का हाल जानने पहुंचे तो किराड़ी में उन्हें 458 बेड का हॉस्पिटल ढूंढे नहीं मिला। भाजपा नेताओं ने बताया कि किराड़ी में अस्पताल तो दूर, वहां एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। यह अस्पताल केजरीवाल सरकार की ओर से कोरोना काल में बनाए गए 7 अस्थायी अस्पतालों में से एक है। मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी के साइट पर जाकर खुद अस्पताल की हकीकत जानने की कोशिश की। अस्पताल की साइट का मुआयना करने के बाद भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा जिस अस्पताल के 2020 में तैयार होने का दावा किया जा रहा था वह खोखला साबित हुआ है। मनोज तिवारी ने कहा कि अभी तक सिर्फ पैसों को लेकर भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, लेकिन जमीनी हकीकत में तो अस्पताल का निर्माण ही नहीं हुआ है। भाजपा नेता जब अस्पताल की हकीकत जानने के लिए रोहिणी के किराड़ी पहुंचे तो वहां उन्हें अस्पताल की जगह सिर्फ खाली जमीन मिली जिसमें लंबे समय से पानी भरा हुआ है। अस्पताल के नाम पर नीले टीन के चद्दर वाली बाउंड्री और सिर्फ दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय का बोर्ड मिला। आदेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में डीडीए ने जो जमीन सिर्फ 49 रुपए में जनता की सेवा के लिए दिल्ली सरकार को दी थी उसे दिल्ली सरकार ने हजारों करोड़ के घोटाले में बदलकर जनता को धोखा दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि ये सारी जानकारी मैं एसीबी और कोर्ट को दूंगा। ये मल्टी लेयर घोटाला बहुत दिन छिपेगा नहीं। पीडब्ल्यूडी की साइट दिखा रही है कि 458 बेड का अस्पताल 2020 में ही तैयार हो चुका है। सांसद ने पीडब्ल्यूडी की साइट की जानकारी को साझा करते हुए कहा कि इसे 28 जून 2020 में ही निर्मित दिखा दिया गया। यहाँ तो ईंट भी नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली पीडब्ल्यूडी का विभाग अब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ना होकर पाप वर्क डिपार्टमेंट हो गया है। वहीं मनोज तिवारी के आरोपों का खंडन करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा व केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। सिसोदिया ने कहा था कि भाजपा वालों का काम एलजी के साथ मिलकर दिल्ली के विकास कार्यों को रुकवाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती देख शरद पवार और सोनिया गांधी आराम से बैठे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने उछल कूद मचाना शुरू कर दिया। पहले रिपुन वोरा ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ गुवाहाटी के उस होटल के सामने विरोध प्रदर्शन किया जहां महाराष्ट्र के विधायक ठहरे हुए हैं। उसके बाद ममता बनर्जी सामने आई और लोकतंत्र की दुहाई देते हुए घड़ियाली आंसू बहाए। कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने बागी विधायकों पर तंज कसा। उन्होंने कह दिया कि असम की जगह बागी विधायकों को बंगाल भेज देना चाहिए, उनकी अच्छी खातिरदारी की जाएगी। ममता ने कहा, महाराष्ट्र में अभी जो हो रहा है वो हैरत में डालने वाला है। इन विधायकों को असम की जगह बंगाल भेज देना चाहिए, हम उनकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि भारत में अब लोकतंत्र काम भी करता है, इस पर शक है। कहां है लोकतंत्र? क्या ऐसे ही चुनी हुई सरकारों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? हमें लोगों के लिए न्याय चाहिए, उद्धव ठाकरे के लिए न्याय चाहिए। इनका क्या है? अभी महाराष्ट्र में सरकार गिरा रहे हैं, फिर दूसरे राज्यों में भी कोशिश करेंगे। इस समय कांग्रेस और कुछ दूसरे विपक्षी दल भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की वजह से महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। अब इस पर ममता भी यही मानती है कि भाजपा के पास नंबर ही नहीं है, उसी वजह से महाराष्ट्र में सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने यहां तक आरोप लगा दिया कि इस समय केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसीलिए उनके विधायकों, नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वे कहती हैं कि मेरी पार्टी के 200 लोगों को सीबीआई और ईडी ने नोटिस दे रखा है, लेकिन भाजपा को कुछ नहीं होता, उनके पैसे का कोई हिसाब नहीं। क्या इसे हवाला नहीं कहेंगे? क्या यह एक घोटाला नहीं है कि केंद्र में बैठी पार्टी धड़ल्ले से विधायक खरीद रही है? ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसा समय भी आएगा जब वे सत्ता में नहीं रहेंगे, जब कोई दूसरा सरकार में होगा। उनका कहना है कि आज आप सत्ता में हैं तो पैसों के साथ खेल रहे हैं, जरा सोचिए जब आप सत्ता में नहीं होंगे तब क्या होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चाहे किसान बिल हो या आर्मी में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना, दोनों का विरोध हरियाणा में खूब हुआ और ऐसा लगने लगा कि राज्य में भाजपा अपनी जमीन खो रही है। लेकिन राज्य में निकाय चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि विरोध न सिर्फ क्षणिक था बल्कि सतही भी था और भाजपा गठबंधन से मतदाता अभी भी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। कुल 46 निकायों में से 22 में भाजपा ने जीत दर्ज की है और 3 पर उसकी सहयोगी जजपा को सफलता मिली। बाकी बची 21 सीटों में से 19 पर निर्दलीय और एक पर इनेलो और आप ने जीत हासिल की। पंजाब विधानसभा में एक तरफा जीत के बाद हरियाणा निकाय चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाई। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अपेक्षाकृत परिणाम नहीं दे सके। बता दें कि कांग्रेस ने हार के डर से ये चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े थे, लेकिन पार्टी के प्रत्येक बड़े नेता ने अपने गृह क्षेत्र में अपनी पसंद के मजबूत से मजबूत उम्मीदवार को खुला समर्थन दिया था और जमकर प्रचार किया था। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के समर्थक चुनाव हार गए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हरियाणा के स्थानीय चुनाव के नतीजों के मायने क्या हैं? क्या भाजपा ने कृषि आंदोलन के बाद हरियाणा में एक बार फिर खोई जमीन वापस पाने में सफलता हासिल की है? हालांकि शहरी निकाय के चुनाव में किसान आंदोलन को लेकर सीधे असर का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद भी निकाय में कई ऐसे इलाके थे जो कस्बाई थे, जहां लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। वहीं कई शहरी मतदाताओं की जड़ें गांवों से जुड़ी हैं। इसके अलावा ज्यादातर छोटे शहर कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा किसान आंदोलन से हुए नुकसान को खत्म करने की ओर अग्रसर है। उपचुनाव में किसान आंदोलन के गुस्से का फायदा पाने वाली कांग्रेस इस बार स्थानीय चुनाव में बुरी तरह से पिछड़ गई। उस वक्त किसान आंदोलन के चलते राज्य में भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ माहौल था, लेकिन चुनाव में हुई इस देरी और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत ने हरियाणा कैडर में भी जोश भर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय चुनाव की तैयारी पूरे जोर शोर से की। दरअसल राज्य स्तर की बात करें तो पिछले 8 साल में कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। न तो कांग्रेस का जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन तैयार हो पाया और न ही निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई ठोस प्रचार रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने अपने हलकों और जिलों तक ही सीमित रहे। हालांकि नतीजों के बाद कांग्रेस दावा कर रही है कि चुनाव में जीत दर्ज करने वाले 19 निर्दलियों में से लगभग सभी उसकी पार्टी से जुड़े लोग हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। बहरहाल निकाय चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि हरियाणा की खट्टर सरकार को जनता का समर्थन अभी भी पहले जैसा हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीतते वक्त के साथ उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर जाने वाले विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस सब के बावजूद उद्धव ठाकरे कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से एमवीए छोड़ने का संदेशा भी भेजा, लेकिन अब हालात यह है कि किसी को उद्धव ठाकरे की बातों पर अब कोई भरोसा नहीं रहा। इसीलिए उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही पेशकश को ठुकराकर एकनाथ शिंदे ने सभी विधायकों के हस्ताक्षर युक्त पत्र डिप्टी स्पीकर को भेजकर अलग गुट की मान्यता दिए जाने की मांग कर डाली। माना जा रहा है कि यह सरकार बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। संजय राउत की पेशकश को लेकर बागी गुट ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते हैं और एमवीए से बाहर आते हैं, तभी आगे बात होगी। हम उद्धव ठाकरे की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। शिवसेना के बागी गुट का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और इस समय गुवाहाटी के होटल में डेरा डाले हैं। दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 46 विधायक हैं, इसमें कुछ निर्दलीय भी शामिल हैं। शिंदे ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को एक पत्र लिखा था, जिस पर शिवसेना के 35 विधायकों ने हस्ताक्षर किए थे। वहीं आज जब मुख्यमंत्री ने बैठक की तो इस बैठक में मात्र 13 विधायक ही पहुंचे और खबर है कि उसके बाद भी 2 विधायक गुवाहाटी के लिए उड़ गए। दरअसल एकनाथ शिंदे का साफ कहना है कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन तोड़ ले और भाजपा के साथ सरकार बनाए। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा था कि नवंबर 2019 में गठित एमवीए से सिर्फ गठबंधन सहयोगियों कांग्रेस और राकपा को लाभ हुआ है, जबकि सामान्य शिव सैनिक को गठबंधन के पिछले 2.5 साल में सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। शिवसेना के बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में मौजूद शिंदे ने ट्वीट किया, शिवसेना और शिव सैनिकों के हित में यह आवश्यक है कि इस अप्राकृतिक गठबंधन से बाहर निकला जाए। राज्य के हित में
फैसला लेना आवश्यक है। इससे पहले राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं, किसी एक शिवसैनिक के उत्तराधिकारी बनने पर खुशी होगी। आज फिर उद्धव ठाकरे ने विधायकों के साथ बैठक की। इसके बाद उनके करीबी नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र में एमवीए सरकार से बाहर आने को तैयार है, लेकिन पार्टी के बागी नेताओं को गुवाहाटी से मुंबई 24 घंटों के भीतर लौटना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल के बीच सह और मात का खेल जारी है, लेकिन बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है और यही बात उद्धव ठाकरे और उनके कथित चाणक्य बने घूम रहे संजय राउत को खाए जा रही है। सब कुछ हाथ से जाता देख उद्धव गुट ने सियासी चाल चलते हुए शिवसेना विधायक नितिन देशमुख की किडनैपिंग का आरोप एकनाथ शिंदे पर मढ़ दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे भी राजनीति के मास्टर खिलाड़ी हैं और कच्ची गोलियां तो वो कभी खेलते ही नहीं। उद्धव गुट के आरोपों के बाद शिंदे गुट ने भी 2 तस्वीरें जारी कर दी, जिनमें वो बागी विधायकों के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे कैंप ने नितिन देशमुख की 2 तस्वीरें डाली हैं। एक तस्वीर प्लेन के बाहर की है और दूसरी प्लेन के अंदर की। बाहर वाली तस्वीर में नितिन देशमुख मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अंदर वाली तस्वीर में वो आराम से बैठे हुए हैं। इन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि नितिन देशमुख की किडनैपिंग हुई थी, बल्कि साफ लग रहा है कि वो अपने मन से वहां गए थे, लेकिन फिर शायद उद्धव गुट के दबाव पड़ने की वजह से वो वापस मुंबई आ गए। वहीं दूसरी तरफ नितिन देशमुख की पत्नी प्रांजलि ने भी अपने पति के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रांजलि का कहना था कि उनके पति और शिंदे के बीच नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद से ही नितिन गायब हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। शिवसेना ने तो यहां तक दावा किया था कि होटल में जब नितिन मुंबई जाने को लेकर हंगामा कर रहे थे तो उस वक्त पुलिस अधिकारियों ने उन्हें पीटा था। नितिन देशमुख के गायब होने को लेकर संजय राउत का दावा था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। इसके बाद भी भाजपा के लोग उन्हें बंधक बनाकर रखे हुए हैं। बता दें कि नितिन देशमुख भी पहले शिंदे गुट के साथ थे, लेकिन बाद में वो कथित तौर पर सूरत से भागकर नागपुर पहुंचे और फिर मुंबई आ गए। नितिन देशमुख का कहना था कि उन्हें जबरन इंजेक्शन लगाया गया था, वो हमेशा उद्धव के शिव सैनिक रहेंगे। लेकिन अब नितिन देशमुख की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे उनके दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उद्धव और राउत की भी कलाई खुल रही है। वहीं राज्य में जारी राजनीतिक संकट के बीच एकनाथ शिंदे ने अब 49 विधायकों का समर्थन दिखाकर उद्धव ठाकरे को बैकफुट पर धकेल दिया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार का गिरना लगभग तय हो गया है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ फोटो जारी कर शक्ति प्रदर्शन किया है। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कह दिया है कि हम एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं, बस शिंदे मुंबई आकर उद्धव से बात करें। सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन और आगे की प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र भाजपा में भी बैठक शुरू हो गई है। भाजपा ने शिंदे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट रैंक और 5 राज्य मंत्री रैंक का ऑफर दिया है। साथ ही केंद्र में भी 2 मंत्री पद देने की पेशकश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।